जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र भारत। मित्रों, आज एक बार फिर आपके सामने हूँ संकल्प में आने वाले एक नए शब्द के साथ। वो शब्द है जम्बू द्वीपे। इसी के साथ मैं अपने साथी और अपने पूज्य सभी पंडितों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी वे यज्ञ अनुष्ठान करें, पूजा कथा कुछ भी कार्यक्रम करें और संकल्प का वाचन करें, तो अपने यजमान को, अपने भक्त को जरूर बताएं इसकी क्या गरिमा है, क्या महिमा है, हमारा जम्बू द्वीप क्या है। इससे पहले मैंने संकल्प में आने वाले ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराकल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युग चतुष्के कलियुगे कलि प्रथम चरणे इन सब पे चर्चा कर ली है। आज हमारा आपके समक्ष केवल यही विषय है कि जम्बू द्वीपे यानी क्या। आज तो हमारा भारत है, आप सभी जानते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक सब कुछ है, लेकिन जम्बू द्वीप कितना था? वह जम्बू द्वीप इससे कई गुना विशाल था, यानी कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो हमारी इतनी महान परंपरा में इतना महान हमारे देश का भूगोल, इतना श्रेष्ठ हमारे देश का इतिहास, और जब वो हमारे संकल्प में आता है तो हमें उसको एक बार जरूर बताना चाहिए ताकि हम अपने पे गर्व कर सकें, क्योंकि गर्व नहीं है तो कुछ नहीं है। स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए अपने देश पर भी, अपनी संस्कृति पर भी। तो आइए एक बार आप देखिए, ये है आपके सामने जम्बू द्वीप। दक्षिण महासागर के बीच से शुरू हुआ, आप देख रहे हैं भारत का छोटा सा स्वरूप जो आज के जैसा है, लेकिन जितना भी ये पीले कलर में दिख रहा है मित्रों, ये पूरा है। और इतना ही नहीं, हिमालय के चतुर्दिक फैलिक जो बसाहट है, चारों तरफ विस्तृत जो बसाहट है उस जमाने की, वो कहलाती थी जम्बू द्वीप। इसको और आप देख सकते हैं, अभी मैं और छोटा करूंगा तब आपको एकदम क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये है जम्बू द्वीप। इतना विशाल हमारा देश कहलाया है। इसके साथ आइए अब मैं आपको एक बार अपने विषय की तरफ ले चलता हूं मित्रों, और हमारा विषय है जम्बू द्वीपे यानी क्या है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारी कालगणना के अनुसार इस धरती पर न्यूनाधिन्यून 12 करोड़ वर्ष पूर्व मानवोत्पत्ति हुई थी। कई विद्वानों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार भी यही लगभग बातें सिद्ध होती हैं। हिस्ट्री कांग्रेस 1990, कलकत्ता 28 मार्च 1990, प्रेसिडेंशियल एड्रेस बाय हीरालाल गुप्त में भी बहुत स्पष्ट जानकारी इसके बारे में मिलती है कि बहुत प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल मतलब 12 करोड़ वर्ष पूर्व, 120 दशलक्ष वर्ष पूर्व मानवोत्पत्ति हुई थी। मानसरोवर के पास मेरु यानी कैलाश पर्वत पर अमैथुनी सृष्टि, कौशिकी विद्या, क्लोनिंग साइंस, ये सब का वर्णन हम लगभग जानते हैं चर्चा में। वैसे इसके बारे में 5/5/2002 दैनिक नवराष्ट्र नागपुर के पेपर में काफ़ी विस्तृत जानकारी छपी हुई थी कि कितनी प्राचीन है हमारी परंपराएं, मानवोत्पत्ति और हमारी मान्यताएं। बहुत सारे इस जम्बू द्वीप के बारे में और भी प्रमाण मिलते हैं। हिमालयो अभिधानोयम ख्यातो लोकेशु पावनः अर्ध योजन विस्तारः पंच योजन मायतः परिमंडलयोर मध्ये मेरु उत्तम पर्वतः ततः सर्वा समुत्पन्नाः वृत्तया द्विजसत्तमः। वायुपुराण में भी दक्षिणेन पुनर्मेरुः मानसस्य च मूर्धनि वैवस्वतो निवसति यमः स यमने पुरे। इसके अलावा भी मित्रों भूगर्भ शास्त्री वेरल और क्रूइसर ने भी बहुत कुछ कहा है। मैन एंड हिमालयाज एरोज साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स द एंड ऑफ मायोसीन पीरियड एंड इंडिया कैन क्लेम टू बी द क्रेडल ऑफ मैन एंड आल्सो द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन।
हिमालय के साथ ही मनुष्य अस्तित्व में आया और भारत मानवीय सभ्यता का जनक होने पर गर्व कर सकता है। इतनी बड़ी बात वेरल और क्रूजर जैसे भूगर्भ शास्त्रियों ने हमारे भारत के लिए लिख दिया। कदाचित इसलिए ही अंग्रेजी का मैन, जर्मनी का मेनस या मन, पारसियों के मोरू, यूनानियों के मेरोस, दक्षिण तुर्की के मेरव, मिस्र के मेरई या असीरिया के मोरुख में समानता है। यानी कि पहला मनुष्य जो पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, जिसे हम कह सकते हैं 23 लाख वर्ष पूर्व, वह हिमालय के आसपास पैदा हुआ और फिर वो धीरे 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 पूरी दुनिया में फैलता गया और पूरा जम्बू द्वीप बसा। फिर भी न जाने कहाँ से हमारे पुराने इतिहासकारों को, विद्वानों को यह सूझा कि वो ये सिद्ध करने का प्रयास करते रहे कि आर्य बाहर से आए, जबकि सहज प्रवृत्ति देखें तो हम तो यही जानते हैं, समझते हैं और यही हमारी आत्मा भी कहती है कि आर्य तो हम ही हैं, क्योंकि आर्य हमारे ही पूर्वज थे। लेकिन जब तक मेरा यह शोध कार्य संपूर्ण नहीं होता तब तक मैं नहीं कहूँगा कि आप माने ही, लेकिन इतना तो निश्चित है कि आर्य हम हैं, हमारे ही पूर्वज थे। हमारे ही पूर्वजों ने पूरी पृथ्वी पर बसाहट की, सबको बसाया। इसीलिए तो कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम् वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम ही आर्य हैं और हमने ही पूरी दुनिया को बसाया है। आर्य कोई हमसे अलग जाति नहीं है जो हम जैसे असभ्यों को सभ्य करने के लिए आई थी। ये इस बात में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरे प्रूफ के साथ, पूरे प्रमाणों के आधार पर कहने के लिए अपने इस शोध कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ और निरंतर आगे बढ़ाता रहूँगा। मित्रों, इस प्रकार जैसा कि मैंने बताया, मनुष्य जन्म के बाद धीरे धीरे सर्वप्रथम हिमालय पे और उसके बाद चारों तरफ उसके चतुर्दिक मनुष्य फैलता गया और जम्बू द्वीप बसता गया और कुछ नियम बनाने आवश्यक हुए। फिर कुटुंब बना, कुटुंब से समाज बना, समाज धारणा हेतु धर्म की निर्मित हुई, फिर राष्ट्र बना, राज व्यवस्थाएं निर्मित हुई। यही था सबसे पहले और सबसे प्राचीन, सनातन एवं नित्य नूतन वैदिक राष्ट्र। यहाँ के एक महान राजा मांधाता का विस्तृत वर्णन प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है और इन्हीं का स्मरण करने के लिए कदाचित उस समय की प्रजा ने या उसके बाद के लोगों ने हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम भी मांधाता के नाम से कर दिया गया। महाभारत में वर्णन है, यत्र सूर्य उदेति स्म यत्र च परितिष्ठति ततः सर्वा यौवनास्वैहि मांधाता क्षेत्र मुच्यते। वो सब कुछ जिसे आज जम्बूद्वीप कह सकते हैं, वो सब कुछ मांधाता क्षेत्र मुच्यते, मांधाता जी का क्षेत्र था। आज भी मानसरोवर की परिक्रमा करते समय मांधाता चोटी और उसके ठीक सामने कैलाश के दर्शन होते हैं। राजा मांधाता के समय ही जन संक्रमण हिमालय के चारों ओर होने लगा था और उनके समय में ही पूरी बसाहट हो गई, यानी जम्बू द्वीप की पूरी बसाहट प्रारंभ हुई और पूर्ण भी हुई। हिमालय को मध्य मान करके चतुर्दिक फैली हुई इस मानव बसाहट को नाम मिला था जम्बू द्वीप। एक बार आप फिर से देखिए इस जम्बू द्वीप को, तो आपको समझ में आएगा कि भारत के ऊपर उत्तरी क्षेत्र में हिमालय, हिमालय की एक चोटी का नाम है कैलाश, कैलाश पर ही मेरु पर्वत है और मेरु पर्वत पे पहला मनुष्य जो उत्पन्न हुआ, उस मनुष्य ने जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई होगी, वैसे वैसे अधिक से अधिक क्षेत्रों तक फैलते गए और फैलते फैलते विकसित होता गया हमारा यह क्षेत्र, हमारा यह राष्ट्र, हमारा यह पूरा का पूरा जम्बूद्वीप। तो इस तरफ भारत का ही, आज के भारत का ही एक प्राचीन नाम हम मान सकते हैं जम्बूद्वीप। कल्पना करिए इतना विशाल जो भारत कभी जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता रहा होगा, कितना उसका गौरव रहा होगा। आगे और भी वर्णन मिलता है इस जम्बूद्वीप के बारे में। महाभारत में भी ऐसा मिलता है कि इस महाभारत के युद्ध में जम्बूद्वीप से बंधु बांधव एकत्रित हुए थे।
इस प्रकार मित्रों जो संपूर्ण जम्बू द्वीप बसा, यद्यपि इस जम्बू द्वीप में भी आगे और भी क्षेत्र अलग अलग नामों से विकसित होते रहे, और मनुस्मृति में अगर देखें हम तो मनुस्मृति में इस जम्बू द्वीप के भी 3 हिस्से विशेष रूप से चर्चित हैं, विशेष रूप से उल्लिखित हैं। वो है ब्रह्मावर्त, मध्य देश और आर्यावर्त। अब इस जम्बू द्वीप में जो ये 3 स्थानों का वर्णन मिलता है, उनके क्षेत्रफल क्या थे, उनकी सीमाएं क्या थी, वो भी सब वहाँ उपलब्ध है। उसकी चर्चा मैं कभी और करूँगा। लेकिन इतना जानिए कि यह जम्बू द्वीप है, हमारे पूर्वजों ने संकल्प में इसीलिए इसको निबद्ध किया है ताकि हम अपने इतिहास और अपने भूगोल से परिचित होते रहें। क्योंकि बड़े बड़े जब प्राचीन विदेशी विद्वानों ने कहा है, विदेशी इतिहासकारों ने कहा है, तो हमें क्यों नहीं कहना चाहिए। आप जैसा कि मैंने बताया कि जब भूगर्भ शास्त्री वेरेल और क्रूइजर कह सकते हैं कि मैन एंड हिमालयाज अरोज साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ मायोसीन पीरियड एंड इंडिया कैन क्लेम टू बी द क्रेडल ऑफ मैन एंड आल्सो द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हिमालय के साथ ही मनुष्य अस्तित्व में आया और भारत मानवीय सभ्यता का जनक होने पर गर्व कर सकता है, तो हम क्यों ना करें ये गर्व। क्यों, भारत है ही उतना गौरवशाली। तो आइए हम इस जम्बू द्वीप को मन में बसाते हुए एक बार इस भारत की वंदना करें, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र भारत, वंदे भारत मातरम।